हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम बिजनेस लॉ का नेक्स्ट टॉपिक है जो सेल ऑफ गुड एक्ट के चैप्टर में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के चैप्टर का टॉपिक कर रहे थे। सेल बाय नॉन ओनर्स के जो ऑनर नहीं है गुड्स के, हमने कहा था कि गुड्स है जो उसका ऑनर होना चाहिए जो गुड्स की कॉन्ट्रैक्ट तय कर रहा है या उसकी ट्रांसफ़र या डिलीवरी दे रहा है। तो सेल बाय नॉन ओनर कुछ दी हुई हैं कि कौन से बंदे ना ओनर होने के बावजूद भी गुड्स है जो उनको सेल कर सकते हैं। इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द सेलर इज़ द फुल ओनर ऑफ द गुड्स एंड ऑन ट्रांसफ़र द बायर ऑल्सो बिकम्स एन ऑब्सोल्यूट ओनर ऑफ द गुड्स। तो जो बायर है वो भी ओनर बन जाएगा जब सेलर ट्रांसफ़र कर देगा। बट वेयर द सेलर इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट ओनर, खुद नहीं है गुड्स का, द बायर विल नॉट गेट ए बेटर टाइटल देन व्हाट द सेलर हिमसेल्फ है। जो सेलर के पास टाइटल था उससे बेटर टाइटल जो है सेलर वो नहीं दे सकता बायर को। अगर सेलर ही ऑनर नहीं था तो बायर भी ऑनर कैसे बन सकता है। ठीक है जी। ए जर्नल रूल क्या है, नो मैन कैन सेल गुड्स एंड गिव ए गुड टाइटल अनलेस ही इज़ द ऑनर, बट द रूल इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिमम। कई बार शॉर्ट नोट में ये पूछ लेता है नीमो डैट कोड नॉन हैबिट। इसका मतलब ये है जो खुद ऑनर नहीं है वो उससे बेटर टाइटल पास नहीं कर सकता, विच मीन्स दैट नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़। जो टाइटल उसके पास खुद है उससे बेटर टाइटल वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर वो खुद ही मालिक नहीं है तो सामने वाले को मालिक कैसे बना सकता है। इफ़ ए पर्सन ट्रांसफर्स आर्टिकल्स नॉट बिलोंगिंग टू हिम, द ट्रांसफरी गेट्स नो टाइटल although he may have acted in a good faith and may paid फॉर द गुड्स, चाहे उसने गुड्स के लिए पैसा भी पे कर दिया है। इसके लिए एग्जांपल दिए, ए फाउंड ए रिंग इन ए गार्डन, में उसको रिंग मिली एंड आफ्टर मेकिंग रीजनेबल एफर्ट्स, उसने डिस्कवर करने की कोशिश की ऑनर कौन है पर कोई नहीं मिला तो उसने बी को वो सेल कर दी। बी ने विदाउट कोई नॉलेज उससे ख़रीद ली है जो रिंग है कि उसको नहीं पता था ए को ये मतलब मिली है कहीं गार्डन में से। हेल्ड द ट्रू ओनर कुड रिकवर द रिंग फ्रॉम बी, तो जो ट्रू ओनर है वो बी से रिंग रिकवर कर सकता है क्योंकि ए खुद ओनर ही नहीं था तो वो गुड्स ट्रांसफ़र किसी बंदे को उससे बेटर टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया बेटा नेमो डैट क्वेड नॉन हैबिट, जो आपको दे रखा है कि नॉन ओनर है जो वो सेल नहीं कर सकता। तो इसके लिए कई केस ऐसे हो जाती हैं यहाँ पे नॉन ओनर होने के बावजूद भी गुड्स हैं जो वो बेचनी पड़ सकती हैं। तो उस केस के लिए कुछ जो हैं एक्सेप्शंस दी हुई हैं इस रूल के लिए। तो क्या है एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ नेमो डैट क्वेड नॉट हैबिट। इन अदर वर्ड्स, ए पर्सन ऑल्दो ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स मे सेल द गुड्स एंड पास ए बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़। उसके लिए ये एक्सेप्शंस हैं उन केसेस में। फर्स्ट है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अगर वेयर ए मर्केंटाइल एजेंट है जो विद द कंसेंट ऑफ द ओनर उसकी पोजेशन में गुड्स हैं और वो सेल करता है गुड्स ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो जो वैलिड उसको अथॉरिटी इस चीज़ की मिली हुई है तो उसको माना जाएगा कि गुड्स हैं जो ट्रांसफ़र जो हुई हैं वो विद द ओनरशिप के साथ हुई हैं। लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं थी सेल करने की फिर भी उसने सेल कर दी और बायर ने गुड फेथ में उससे ले लिया विदाउट उसके नोटिस के ये गुड्स सेलर की बिना अथॉरिटी के दी जा रही हैं, तो उस केस में जो मर्केंटाइल एजेंट है वो लायबल होगा। दिस एक्सेप्शन विल होल्ड, कब मानी जाएगी, सिर्फ द पर्सन मेकिंग द सेल मस्ट बी ए मर्केंटाइल एजेंट हो जो सेल कर रहा है। दूसरा, मर्केंटाइल एजेंट की पोजेशन में वो गुड्स हों, उसके कब्जे में हों, उसके डॉक्यूमेंट उसके पास हों, चाहे हो ना हो लेकिन कब्जे में हो गुड्स। सच पोजेशन मस्ट बी विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, के साथ उसने गुड्स अपने पास रखी हों। ही मस्ट हैव मेड द सेल व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसा चल रहा था उसमें उसने सेल की है। बायर मस्ट जो है उसने गुड फेथ में गुड्स ले लिए हैं, उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। द बायर शुड नॉट हैव द एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोटिस दैट एजेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू सेल। तो उस केस में बेटर टाइटल है जो वो बायर को मिल गया तो उसके लिए स्यू मर्केंटाइल एजेंट को किया जाएगा, बायर को गुड टाइटल ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेकेंड है सेल अंडर द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ऑनर और टाइटल बाय स्टॉपल। तो अगर क्या है कि गुड्स अगर ट्रांसफ़र की गई हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर के ऑनर है उससे अथॉरिटी दी गई थी। Thus, where the owner by his own words or conduct causes the buyer to believe that the seller was the owner of the goods or had the owner's authority to sell them। एक बंदा जिसको ए बी सी तीन पर्सनस हैं, ए ऑनर का है गुड्स का,
बी जो है वो गुड्स सेल कर रहा है, सी जो है वो बाय कर रहा है। तो जो ए है अपने किसी कंडक्ट से या अपनी किसी वर्ड से उसने ये बिलीव कराया है बायर को कि जो बंदा बेच रहा है उसके पास फुल अथॉरिटी है या वही ओनर है गुड्स का, ठीक है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट में इंड्यूस कराया जा सके और वो बायर है जो उसको खरीद सके। तो उसके बाद जो सेलर है वो ये नहीं कह सकता कि जो उस पर्सन है बी उसके पास अथॉरिटी नहीं थी सेल करने की, क्योंकि गुड फेथ में बायर ने परचेज़ किया, उसको नहीं पता था कि बंदा इसका ऑनर जो है वो ए है, बी नहीं है। ए द ऑनर ऑफ ए वैगन अलाउड वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज बी टू हैव हिज नेम पेंटेड ऑन इट। ए ने बी को अलाउ कर दिया कि मेरी गाड़ी पे, मेरे वैगन पे तो अपना नाम है जो पेंट करा ले। ए डूड सो फॉर द पर्पज़ ऑफ, किस लिए किया उसने, ताकि पब्लिक को लगे कि ये प्रॉपर्टी बी की है, ए की नहीं है। सी ने वैगन बी से परचेज कर लिया गुड फेथ में, तो सी ने गुड टाइटल एक्वायर किया है, ए स्टॉप नहीं कर सकता कि बी की अथॉरिटी नहीं है उस गुड्स को सेल करने की। नेक्स्ट है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, वेयर वन और सेवरल जॉइंट ओनर्स हैज सोल पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय परमिशन ऑफ द को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर सेवरल ओनर्स हैं किसी गुड्स के और एक बंदे की या दो बंदों की पोजेशन में है वो गुड्स बाकी सबकी रजामंदी के साथ, तो वो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो एनी पर्सन को बाय सेल है जो कर देता है। और बायर जो है गुड फेथ में अगर उसने ख़रीदा है तो उस केस में जो है मानी जाएगी कि ये सेल वैलिड है। कौन कौन सी एक्सेप्शंस इसमें माननी होंगी, कौन सी कंडीशन फुल करनी होगी जॉइंट ओनर्स अगर सेल करते हैं तो, वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स में से एक बंदे की पोजेशन में है वो गुड्स, दूसरा जो पोजेशन है वो परमिशन ऑफ को ओनर्स की मर्जी के साथ उसकी पोजेशन में है, तीसरा बायर ने गुड फेथ में उस पर परचेज़ किया है, और चौथा बायर शुड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं पता था कि इस पर्सन के पास जो एक पार्टनर जो सेल कर रहा है को ओनर में से इसके पास अथॉरिटी नहीं है सेल करनी थी, तो वहाँ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और बायर इसके लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है सेल बाय पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्सन जिसके पास गुड्स जो हैं वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर उसके पास गुड्स पोजेशन में है और उन गुड्स को अगर वो सेल करता है, विद द केस ऑफ ए सेल बाय पर्सन who has obtained possession of goods under a voidable contract. It provides that a person in possession of goods under a voidable contract which has not been rescinded can transfer a good title to the buyer who buys the goods in good faith and without notice of the seller's defect of title। तो वो कहता है कि एक पर्सन जिसका कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइडेबल है, वॉइडल मान लो फ्री कंसेंट नहीं है, तो अगर सामने वाली पार्टी है जो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है, अगर बता दे कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं है, तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट के केस में उसके पास गुड्स पोजेशन में आ गई हैं, उसने खरीदी थी किसी से लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है उसकी ऑप्शन पे, तो वो गुड्स अगर वो सामने वाली पार्टी को आगे बेच देता है थर्ड पार्टी को, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा अगर बायर ने ये नोटिस नहीं किया था कि ये डिफेक्टेड गुड्स हैं या ये वॉइड हो सकता है, ऐसा एग्रीमेंट है जो वॉइडेबल है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन, एक तो गुड्स हैं जो पोजेशन में हो उस बंदे की, ठीक है, द सेलर मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर उसके पोजेशन में हो, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट हैव बीन रिसिंडेड एट द टाइम ऑफ द सेल, कॉन्ट्रैक्ट अभी तोड़ा ना गया हो वॉइडेबल पार्टी के थ्रू, द बायर मस्ट बाय इन गुड फेथ एंड विदाउट द नोटिस ऑफ द कि सेलर का जो टाइटल है वो डिफेक्टेड है। इसकी एग्जांपल देखिए बेटा, ए बाय मिस रिप्रेजेंटेशन करके इंड्यूस करता है बी को टू सेल डिलीवर टू हिम अ हॉर्स, तो हॉर्स उसको सेल कर दे, ए सेल्स द हॉर्स टू सी, ठीक है, ए सी को हॉर्स सेल कर देता है, बिफोर बी हैज़ रिसिंडेड द कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले, क्योंकि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है जो वो क्या किया था, बी ने ए को घोड़ा बेचा है, ए ने मिस रिप्रेजेंटेशन करके उसको इंड्यूस किया बी को कि तू मुझे घोड़ा बेच दे, उसने बी ने घोड़ा ए को बेच दिया, तो मिस रिप्रेजेंटेशन से बेचा है, ए आगे उस घोड़े को सी को बेच देता है, तो बी के साथ उसने अभी ए ने कॉन्ट्रैक्ट है जो रिसिंड नहीं किया था, तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स जो हॉर्स सी को पास हुआ है, सी कोई भी लायबल नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर गुड्स हैं जो उसको ट्रांसफ़र हुई हैं। नेक्स्ट है बेटा सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, एक बंदा जिसने गुड्स सेल कर दी थी उसके बाद भी उसने गुड्स की पोजेशन अपने पास ही रखी थी बायर की मर्जी से, तो उस केस में प्रोवाइड दैट वेयर ए पर्सन हैज़ सोल्ड बट कंटिन्यूज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ द ही में सेल गुड्स टू द थर्ड पर्सन, if such person obtained delivery
thereof in good faith and without notice of previous sale, he gets a good title to them. तो इट मीन्स अगर उसने गुड्स हैं जो पहले बेच चुका है लेकिन उसकी पोजेशन में गुड्स हैं, उन गुड्स को वो दोबारा गुड्स को सेल कर देता है आगे थर्ड पार्टी को, लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं पता ये गुड्स पहले से सेल हो चुकी हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और बायर जो है इसके लिए लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट है सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल। जो बायर है उसने गुड्स खरीद ली थी, उसके बाद उसने जब उसकी पोजेशन में गुड्स आ गई उसने आगे उसकी फर्दर सेल कर दी है। तो इस केस में वो कहता है कि मान लो जो सेलर है उसने गुड्स सेल कर दी, उसके बाद बायर के पास जो गुड्स उसकी पोजेशन में आ गई उसने उसको आगे फर्दर कहीं ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो थर्ड पार्टी लायबल नहीं होगी क्योंकि बायर के पास जो गुड्स हैं जो पोजेशन में थी, किन कंडीशन को, द फर्स्ट बायर इज़ इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट और टाइटल उसके पास था। सेकेंड, द ट्रांसफ़र इज़ बाय द बायर और बाय मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा की गई। थर्ड, द पर्सन रिसीविंग द सेम एक्ट्स इन गुड फेथ और विदाउट एनी डिफेक्ट उसने गुड्स हैं जो खरीदी थी, तो उस केस में वो बेटर टाइटल है जो ट्रांसफ़र कर सकता है। एक बायर जिसने गुड्स किसी और पार्टी से खरीदी थी, पोजेशन में उसकी हैं, तो उस केस को अगर सेलर बाद में प्रूव करता है कि उसके पास पावर नहीं थी बेचने की आगे, तो थर्ड पार्टी है जो वो लाइबल नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास है बेटा सेल बाय एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर वो है जिसकी पेमेंट नहीं की गई है। वेयर एन अनपेड सेलर पे हम पूरा चैप्टर करेंगे बेटा। वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज़ राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वो पर्सन जिसने गुड्स बेची हैं लेकिन उसकी गुड्स का पैसा उसको नहीं मिला है, प्राइस नहीं पे किया गया, उसको बोलते हैं अनपेड सेलर। उसके पास राइट होता है कि गुड्स को अपने कब्जे में रख सकता है, जब गुड्स अगर रास्ते में जा रही हैं तो उनको स्टॉप कर सकता है रास्ते में और उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। तो मान लो उसने स्टॉपेज इनका लाइन था, उसके बाद उसने गुड्स हैं जो सेल कर दी हैं, तो गुड टाइटल मिलेगा बायर को। बायर एज ए रीसेल रिक्वायर अ गुड टाइटल। Next, exception under other acts. Under certain acts, a person, although he is not the owner of the goods, may sell the goods and pass a better title than he himself has. तो इन केसेस में लॉ के अकॉर्डिंग बंदा जो है बिना ऑनर हुए भी सेल कर सकता है। अंडर सेक्शन 169 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर ए पर्सन लीव्स ए वॉच और ए रिंग ऑन ए सीट इन द पार्क एंड द ऑनर है जो उसने ढूंढने की बहुत कोशिश की कि ये घड़ी या रिंग या किसी भी चीज़ की बुक की हम बात कर रहे हैं वो किस बंदे की है, बहुत उसने केयर की, रीजनेबल ढूंढा लेकिन नहीं मिल सका, तो बोनाफाइड परचेजर विद गेट ए गुड टाइटल। अगर वो पार्टी अब किसी और को बेच देती है उस रिंग को या गुड्स को, तो वो बंदा सामने वाला गुड टाइटल रिसीव करेगा। कब? व्हेन द थिंग इज़ इन द डेंजर ऑफ पेरिशिंग, लॉस होने का खतरा है उसका कि वो ख़राब हो जाएगी, पेरिशिंग नेचर की है। और व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग फाउंड अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, तो लॉफुल चार्जेस जितने में वो बेच रहा है वो टोटल अमाउंट के 2/3 के बराबर हों तभी वो गुड्स बेच सकता है, अदरवाइज गुड्स को नहीं बेच सकता। सेकेंड, अंडर सेक्शन 176 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अ पाई ऑफ गुड्स, जिसने गिरवी रखी थी चीज़, उन कंडीशंस को सामने वाली पार्टी पूरा नहीं कर पाती तो उसके बाद उस गुड्स को वो सेल कर सकता है जिसने गुड्स अपने पास गिरवी रखवाई थी। इन सम केसेस ए स्पेशल पावर ऑफ सेल इज़ गिवन टू द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। जब किसी की इंसॉल्वेंसी वगैरह होती है तो कोर्ट के जो ऑफिशियल होते हैं, लिक्विडेटर्स होते हैं, उनको पास अथॉरिटी होती है कि वो सामने वाली पार्टी की गुड्स प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनको सेल कर सकता है, चाहे वो ऑनर नहीं होता ऑफिशियल। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में भी बहुत बार होता है कि वो खुद उस ऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज के नहीं होते, लेकिन फाइंडर ऑफ द जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको प्रेजेंट कर देता है और उसको आगे बेच सकता है, और सामने वाली पार्टी विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट और गुड फेथ में अगर उसको खरीद लेती है। तो ये होगी लॉ के अंडर किन केसेस में जो पर्सन है वो बेटर टाइटल रिसीव कर सकता है चाहे नॉन ऑनर उसमें बेच रहा है। लास्ट वन इसमें दिया है सेल इन मार्केट ओवर्ट। सेल इन मार्केट ओवर्ट है इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग है, तो इसमें कहा है पर्सन कांट मेक ए वैलिड सेल ऑफ गुड्स that do not belong to him is to be found in the case of sale made in market overt. When goods are sold in market overt, sale at a certain place and time, particular market में जाके उसने सेल की है, the buyer requires a good title to the goods provided उसने गुड फेथ में काम किया और उसको उसके डिफेक्ट के बारे में, उसका टाइटल ऑनर कौन है उसके बारे में नहीं पता था। ये बेटा रूल जो है इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है,
इंडिया में ये रूल है जो अप्लाई नहीं होता। तो ये थी वेरियस कंडीशंस जिन केसेस में जो नॉन ओनर है वो भी गुड्स को सेल कर सकता है और जो बायर है उसको गुड टाइटल रिसीव हो सकता है। तो ये था आपका बेटा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का चैप्टर। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।